जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं केबीसी नैनो प्रकाशन के द्वारा जो है 20 मॉडल सेट दिए गए हैं 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, है ना। तो इसका हमने 1 to 14 जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने 20 मॉडल सेट जो आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू फॉर्म दिए गए थे 1000 क्वेश्चन, वो भी कर लिया है। तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल नंबर 15 का पहला प्रश्न जैसा कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो स्पेयर पुस्तक लिखने वाले जो हैं राइटर हो जाएंगे प्रिंस हैरी। इसका आंसर है आपका बी। अगला है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो वो भिक्षु कौन है? तो वो भिक्षु हो जाएंगे नागसेन। ओके, ये पाली ग्रंथ में आपको जो है डिटेल मिल जाएगा इसकी, है ना। पाली ग्रंथ क्या है? आपका बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद ये मिलिंद कौन था? तो ये यौवन शासक था। ओके, ये भी देख सकते हैं, यौवन शासक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो मातंगिनी हजारा को ध्यान रखिएगा, इनको बूढ़ी जो है गांधी भी कहा जाता है। बूढ़ी महिला गांधी महिला मतलब जो ही बूढ़ी महिला गांधी किसको कहा जाता है? तो मातंगिनी हजारा को। इसके बाद अरुणा अशरफ अली को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओल्ड लेडी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और ये कनकलता, ये तीनों जो है थी संबंधित, और शांति घोष जो है ये संबंधित नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से ये महिलाएं जो है मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा अशरफ अली जो है संबंधित थी। ये वाला डी जो है इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं थी। चलिए अगला है 1857 की क्रांति में जो है बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश बरेली से है, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। बिहार के हो जाएंगे कुंवर सिंह, हजरत महल हो जाएंगे लखनऊ से, और नाना साहब हो जाएंगे आपके कानपुर से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पोप बेनेडिक्ट के बारे में पोप बेनेडिक्ट 16वें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से सही है। तो जैसा कि वह जर्मनी मूल निवासी थे, तो ये बिल्कुल सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो ये भी सही है आपका। ओके, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो ये हुई थी टप्पा शैली जो है संगीत की। टप्पा शैली क्या है? तो ये एक संगीत की शैली है। ये मोहम्मद शाह के समय जो है आपका परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। चलिए अगला है, कालक्रम के अनुसार की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे अंतिम में कौन हुआ था? तो जैसे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1917 से स्टार्ट होगा और 1921 में खत्म होगा। ओके, अगला देखते हैं। मोपला विद्रोह मालाबार तट में हुआ था। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। यानी कि मोपला विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सबसे अंतिम में, है ना। मोपला विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे अंतिम में कौन हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था, मालाबार तट पे हुआ था। मुसलियार जो है इसके नेता थे, और ये जो है आपका किसानों का ही विद्रोह था। चलिए अगला है, अगला है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार जो प्रवेश द्वार है उसको जाना जाता है। तो अलाई दरवाजा जो है उससे जाना जाता है। अलाई दरवाजा कौन बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको हम अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे खफी खां। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय के लिए ताम्र लिप्ति, और ये भी ध्यान रखना है कि ये कब? तो गुप्त काल में। ये आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। तो ये अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया था 3री शताब्दी में। ओके, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है ये स्थित है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। जिला हमने देख लिया रायसेन में। ओके, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था सांची का। ध्यान रखिएगा, सांची का जो पुराना नाम था वो था काकनाय, है ना, काकनाय इसका पुराना नाम था। इसके बाद से ये भी पूछा जाता है कि सांची स्तूप का तोरण किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किस वंश में बना था ये? तो तोरण बनाने का यहाँ पर लिख देती हूँ। सांची स्तूप जो है ना उसका तोरण बनाने का काम जो है किस वंश ने किया था? तो सातवाहन वंशों ने किया था। ये एमपीपीएससी के सारे क्वेश्चन बता रही हूँ जो पूछा गया है।
अब तक मतलब सांची स्तूप से रिलेटेड। इसके बाद सांची स्तूप की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। ओके, इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि सांची स्तूप जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में किया गया था, 1989 में। ओके, इसके बाद 200 रुपए के पीछे देखेंगे आपको मिल जाएगा सांची का स्तूप। ओके, इतना काफी है। चलिए, अच्छा एक और चीज पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सांची की स्तूप है उस पे कौन सी शैली की जो है आपको सजावट मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा भरहुत शैली की। ओके, भरहुत शैली से इसके ऊपर सजावट मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है, यानी कि राजधानियां दी गई हैं और 16 महाजनपद में से जनपद दिए गए हैं। जैसे कि देखेंगे आपका मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, विराटनगर। कुरु की कहाँ होती थी, तो इंद्रप्रस्थ। ओके, सूरसेन की कहाँ होती थी, तो मथुरा। और अशमक जो है ना वो एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में था और इसकी राजधानी क्या थी, पोतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, तो जजिया और गौ हत्या को समाप्त करने के लिए जाना जाता है जैनुल आबिदीन, और इसको जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है क्योंकि ये सहिष्णु नेचर का था और इधर अकबर ने दीन इलाही अपनाया था, तो इसीलिए इसको भी जो जैनुल आबिदीन है उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को। और ये देखिए अच्छा काम किया है कि जजिया और गौ हत्या को जो है इसने समाप्त किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था चौथ, है ना। इसी का 1/10 भाग होता था जिसको हम सरदेश मुखी जानते थे। चलिए अगला है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो ये रायगढ़ था। चलिए अगला, प्राचीन काल का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन काल का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओके, किसने कहा था, तो ये कहा था आपको B.A. स्मिथ ने, है ना। इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीना बजाते हुए सिक्के पे किसे देखा गया है, तो ये समुद्रगुप्त ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का जो है आपका एक वो भी पूछा जाता है, जैसे कि इसका राज दरबारी कवि था वो कौन था, तो वो था हरिसेन, है ना। हरिसेन हुआ करता था और हरिसेन किस लिए जाना जाता है, तो इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किया था हरिसेन ने। ओके, चलिए अगला है, सम्राट दिए गए हैं और उनके जो है उपाधियां दी गई हैं। जैसे कि अशोक को, तो अशोक का नाम देखेंगे जैसे मास्की, है ना। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में अभिलेख है, उसमें इसका नाम अशोक और प्रियदर्शनी के नाम से इसका नाम जो है उल्लेख मिलता है, तो ये अशोक प्रियदर्शनी हो जाएगा। समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त जो है आपका समुद्रगुप्त पराक्रमक नहीं, हाँ यही माना जाता था, ये पराक्रमांक माना जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को। इसके बाद चंद्रगुप्त 2 क्या हो जाएंगे, विक्रमादित्य हो जाएंगे, और स्कंदगुप्त क्या हो जाएंगे, आपका क्रमादित्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2143, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 2143 सी। ओके, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहते थे और अशोक को प्रियदर्शनी, चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है, तो ये कर्जन हो जाएगा। चलिए अगला है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो जकारिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, है ना, किसका पूछा गया है, फाहियान का, कि किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, तो ये चंद्रगुप्त 2 के समय में आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं का ईश्वरीय अधिकार या सिद्धांत माना था, जैसे कि जिला इलाही, है ना, तो ये कौन हो जाएगा, बलबन। चलिए अगला देखते हैं। नियामत खुदा जो है अपने आप को ये बुलाता था, सिजदा पाबोस के लिए जाना जाता है ये बलबन, नौरोज स्टार्ट करने के लिए जाना जाता है बलबन, है ना, रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है बलबन। ओके, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखी थी, तो ये रहमत अली हो जाएंगे, और इसी पैम्पलेट में इन्होंने पाकिस्तान का जो है शब्द रचा था, तो पाकिस्तान शब्द के रचनाकर्ता कौन है, रहमत अली, और इन्होंने क्या लिखी थी, नाउ और नेवर, मतलब पैम्पलेट लिखा था।
चलिए अगला है दीवान अर्ज उस विभाग से संबंधित था। तो जैसा कि देखेंगे दीवान अर्ज क्या हुआ करता था, रक्षा विभाग से संबंधित हुआ करता था। वित्त विभाग दिया है तो इसका भी पूछा जाता है कि वित्त विभाग किसको जानते थे, तो दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है, दीवान ए मुस्त खराज के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो वित्त विभाग हुआ करता था, ठीक है। अब जैसे शाही पत्राचार है तो ये क्या होता था, दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था इसको, ओके। चलिए अगला देखते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो वो नान्य देव हो जाएंगे, है ना। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़, ये भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो, सिमरावगढ़। चलिए अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय होने का ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद दिया है कि इन्होंने किस दल से टिकट जो है लिया था और जीते भी थे ये, तो लिबरल पार्टी से, उदारवादी दल। चलिए अगला है, कौन सा जो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है ये जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए, तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पे स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, वो था चोल, है ना, चोल वंश। और ध्यान रखिएगा इसकी जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है, उत्तर मेरूर। चलिए अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये तो कुमार गुप्त हो जाएंगे, 5वीं सदी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, तो ये हो जाएंगे पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है। एक प्रताप नाम से इन्होंने जो है ये नील के किस्सान थे उनके बारे में लिखा था, तो प्रताप भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था, तो कल्हन ने क्या लिखी थी, राज तरंगिणी लिखी थी, और इसी में जो है इन्होंने कश्मीर की जो है हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। अर्थशास्त्र तो विष्णुगुप्त का हो जाएगा, इंडिका कितना, मेगास्थनीज का हो जाएगा। चलिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था, तो ये किया जाता था जमींदारों के साथ, कितना परसेंट पे, 19% पे। कर्नवालिस जाना जाता है 1793, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त का जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित था, तो जमींदारी व्यवस्था से, ओके। चलिए अगला देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो ध्यान रखिएगा ये किया था इन्होंने 1 नवंबर 1858 को, और ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो कैनिंग के द्वारा, और कैनिंग को उसी समय जो है 1858 के अधिनियम के तहत पहला वायसराय भी बनाया गया था, ठीक है। कौन, तो कैनिंग। चलिए और इसी 1858 अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश की कंपनी जो थी वो पूरा जो किसको शक्ति हस्तांतरण हो गई थी, तो महारानी को, है ना, ब्रिटिश ताज को। चलिए अगला है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो वार्षिक आय को पहली बार दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उस बुक में जो है इन्होंने बताया था। और इन्होंने अनुमान कितना रुपया लगाया था, तो 20 रुपया लगाया था वार्षिक आय, ठीक है। चलिए अगला है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, जैसे हम कोई संसाधन है यूज़ कर रहे हैं और अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी जो है उसको संरक्षित रख रहे हैं, ध्यान में रखते हुए यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। चलिए अगला है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो कैमूर जो है आपका बिहार में है, और इसे अभी दूसरा बिहार का जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा ये किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA ने किया है, ठीक है। पर्यावरण वन मंत्रालय भी दे सकता है ऑप्शन में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, NTCA। चलिए अगला है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मेघालय का आपका फेस्टिवल है, ओके। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, महासागरीय लवणता कर्क वो मकर रेखा पर जो है अधिकतम होती है, तो ये सही दिया हुआ है। देखते हैं स्टेटमेंट है क्या, नहीं बस क्वेश्चन ही, तो वही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी, वेट, ये वाला था, तो इसका जो है आपका सही हो जाएगा क्या, ए नंबर जो है आपका दिया गया था, जैसे कि महासागरीय लवणता कर्क एवं जो है मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ओके। ये दिया है 12.5 घंटे वाला, तो ये गलत है, 24 घंटे में वैसे 2 बार आता है ज्वार, तो ये गलत है। बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है क्या, नहीं, बेगुला ठंडी धारा तो है लेकिन प्रशांत की नहीं है, अटलांटिक महासागर की है, तो ये भी गलत था।
यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के एक सीध में होंगे तो कौन सा ज्वार आएगा? तो बृहद ज्वार आएगा, ना कि लघु, है ना? चलिए, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, जैसे कि अगुलहास है, वो है आपका गर्म जलधारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अटलांटिक में अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा? कनारी, लेब्राडोर, उसके बाद फॉकलैंड, है ना, ये सब होती हैं आपकी जलधारा है वहाँ पे, ठंडी जलधारा थी सारी। अगला है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पंजाल को करती है, और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर अटल टनल की। चलिए अगला है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। जैसे कि दिया है, अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं को प्रकट होना शामिल है, तो ये सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें जो है समुद्र में प्लैंकटन जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है, ये नुकसान करता है, तो ये घट जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला बस सही है आपका। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। इसकी वजह से भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूखा प्रभाव पड़ता है ना। ये व्यापारिक पौने जो होती हैं उसको कमजोर करने का काम करता है, और वहीं ला नीनो क्या करता है? मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। इसमें एक सही था बस। चलिए अगला है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है आपका माउंट न्यूमेन, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं, तो गैर पारंपरिक यानी कि परंपरा से नहीं आ रही है, उस वो जो है आपको नया किया जा सकता है, तो वो नवीकरणीय है ना। नवीकरणीय ऊर्जा को गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, जो सूर्य का ऊर्जा है, आपका पवन ऊर्जा हो गया, जिसे नया फिर से किया जा सके, उसको कहते हैं। और परंपरागत कौन होता है? जो खत्म हो सकता है, जैसे कि कोयला, है ना, प्राकृतिक गैस, ये सब जो होते हैं आपके गैर नवीनीकरणीय होते हैं। चलिए अगला है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो एक ही द्वीप है जो कि बैरन द्वीप है, और वो कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर पे है ना, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है ये। और ये भी ध्यान रखना है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अब चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है, विजयपुरम। चलिए अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है कहाँ पे है? तो भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो है स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु देखें तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, है ना। सर क्रीक क्या है? पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद किबुथु क्या है? तो पूर्वी बिंदु है ना। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो ये दक्षिणी बिंदु है। चलिए अगला देखते हैं, नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो ये हो जाएगा आपको 82 डिग्री पूर्व, है ना। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बताना। तो भारतीय मानक रेखा जो है आपकी 82.5 डिग्री, वो 5 राज्यों से गुजरती है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर से गुजरती है वहाँ के, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, एमपी से भी गुजरती है, यानी मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ओडिशा से भी गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 5 हो जाएंगे, जैसे कि एक और हो जाएगा आपको आंध्रा, है ना, आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला देखते हैं, सोकर, ये त्योष्कर होगा, वेटलैंड्स आर्द्र भूमि जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, तो होगा यहाँ पे आगे पहले, ठीक है। ये कहाँ पे वेटलैंड्स है? तो आपका लद्दाख में है। वेटलैंड्स जो है रामसर भूमि से रिलेटेड है, और रामसर कहाँ है? तो ईरान में है। कब हुई थी ये संधि? तो 1971 में हुई थी। 2 फरवरी को हम रामसर दिवस मनाते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था? तो 1982 में शामिल हुआ था रामसर में। सेलवास वन किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो सेलवास जो है आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अफ्रीका में बेल्ट, सवाना, है ना, बेल्ट हो गया, सवाना हो गया। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में और भी घासें पाई जाती हैं, जैसे कि पंपास, ये कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है ना, अर्जेंटीना। उसके बाद देखेंगे कैंपोज, कैंपोज कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कैंपोज जो है आपका पाया जाता है ब्राज़ील में, ओके। इसके बाद लानोज, लानोज कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में, ओके। और ये आपका जो सेलवास दिया था ना, वो अमेजन की बेसिन में पाया जाता है।
चलिए अगला है, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, ताप, अपरदन की प्रक्रिया, मृदा की नमी, ये सभी। चलिए अगला है, लाल किताब यानी कि रेड लिस्ट जो होता है, आंकड़े उपलब्ध कौन करवाता है? तो आयुषीएन करता है। वो काहे के लिए? तो विलुप्त पादप एवं जंतुओं के लिए। ठीक है, कौन ये जारी करता है? तो आयुषीएन, है ना। 50 वर्ष लगभग कोई अगर जो है अपने निवास स्थल पे जानवर नहीं दिखता है या पादप, तो उसे हम क्या करते हैं? विलुप्त प्राय घोषित कर देते हैं। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। जैसा कि दिया है आपको किलिमंजारो, तो ये कहाँ पे है? आपका तंजानिया में है। ओके, इसके बाद देखेंगे ट्यूबकल, तो ये कहाँ है? ये है आपका मोरक्को में। ओके, इसके बाद स्टेनली, तो ये हो जाएगा आपको युगांडा में। ओके, और हंगर हो जाएगा तंजानिया में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एक ही हो जाएगा, पहला ही, ये आंसर है। ध्यान रखिएगा, किलिमंजारो तंजानिया, ट्यूबकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा एवं हांगर अल्जीरिया में है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा जो है विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी देखा ही हमने 2 फरवरी। चलिए अगला है, भारत की किस भाग में हांगुल नाम का जो हिरन है वो पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हांगुल नाम का हिरन। चलिए अगला है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? तो ये लेह हो जाएगा, लेह लद्दाख। अगला है, कृषि दी गई है, झूम कृषि, है ना, स्लैश एंड बर्न वाली कृषि जो है दी गई है, और पूछा गया है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि देखेंगे, दीपा, दीपा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं जाना जाता है ना। दीपा छत्तीसगढ़ में भी जाना जाता है, हाँ, दीपा छत्तीसगढ़ में भी एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये सही है। पामलू तो मणिपुर सही है, झूम की खेती असम में, सही की बात है, और बेवार जो है मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाना जाता है, तो ये बिहार में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, तो गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो देख ही लिया आपने, दीपा को ये भी याद रखिएगा कि दीपा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि जैसे झारखंड है, उसमें क्या कहा जाता है? तो उसमें कहा जाता है कुरुल। ओके, वैसे ही पश्चिमी घाट है, उसको उसमें क्या कहा जाता है? तो कुमारी। ओके, ये थोड़ा सा नाम सब याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नागार्जुन नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश। अगला है, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये बेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ओके, चलिए अगला है, पाक जल डमरू किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो पाक किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये पीएन भगवती हो जाएंगे। ओके, पीआईएल के लिए। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से अब देख लेते हैं। अभिकथन क्या है? कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल, है ना, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति, तो होता है, तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो बिल्कुल, जैसे कि 1111 जो आपका आर्टिकल है 111, उसके तहत जानते ही हैं कि जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर साइन नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं होता है। ओके, तो ये भी आपका सही है, और ये संसद का भाग होता है, तो ये भी है। कारण एवं कथन दोनों हो जाएंगे, और संसद का भाग 79 आर्टिकल, तो इसका हो जाएगा कि मतलब दोनों सही है, व्याख्या भी करते हैं। इसका आंसर था डी। चलिए अगला है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, और बताना है कि सही कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है आपको कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट को जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट को वो प्रयोग कर सकता है। तो आर्टिकल 32 इसको देता है ये प्रावधान, तो ये सही है ना। अगला है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो ये भी सही है आपका, है ना, तो दोनों सही हो जाएंगे। पूछा क्या गया है, दो मतलब सही कौन से हैं? तो दोनों। चलिए अगला है,
कि अनुच्छेद 249 जो आपका दिया गया, आर्टिकल 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसमें कितने सदस्यों का संख्या आवश्यक होगा? ये होगा आपका उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य का जो है 2/3 बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत से ये पारित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, कोरम बिठाने के लिए कितना, मतलब जैसे कि सुनवाई होगी तो कोरम क्या होता है, तो 1/10 जब तक पब्लिक नहीं आएगी, मतलब सांसद, तब तक जो है स्टार्ट नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2/3 बहुमत तो होता ही है, तो बहुमत स्टार्ट ये सब जो प्रक्रिया है होने के लिए भी आपका कोर जो है कोरम वो 1/10 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है आर्टिकल 324, तो भाग आपका 15 और लोक निर्वाचन, तो ये निर्वाचन से हो जाएगा संबंधित। 315 क्या है, तो लोक सेवा आयोग के बारे में है, तो ये हो जाएगा आपको 3। वित्त आयोग हो जाएगा आपको 280 और 338 क्या हो जाएगा आपका, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए का होना चाहिए 4 और एक ही में दिया ही है आपका ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए अगला है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पे, तो वित्तीय बिल सिर्फ आपका लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, राज्यसभा को बस 14 दिन के लिए जो है रखना रहता है, और वो भी नहीं दे तो अभी पारित माना जाता है। रिकमेंडेशन दे सकती है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा उसे माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेट भी पूछा जाता है कि दिन कि कितने दिन जो है आप राज्यसभा रखती है, तो 14 दिन, ओके। चलिए, और ये वित्तीय बिल जो होता है ना, जब भी आता है आपके संसद में, लोकसभा जब प्रस्तावित करती है तो उसके पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेती है, ठीक है, क्योंकि उसको मना नहीं करता राष्ट्रपति साइन करने से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये सब जो देखना है तो आप 109 आर्टिकल जो है आपका 109 उसको पढ़ सकते हैं, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दी गई है इसमें, और 110 में जो है आपका ये वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है परिभाषा, है ना। और ये वित्त विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक अगर आ रहा है लोकसभा से तो वो बताता है लोकसभा का स्पीकर, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष मतलब। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत स्टेब्लिश करने का देता है, तो ये हो जाएगा आपको आर्टिकल 40। और ये भी पूछा जाता है गांधी के विचार जो है आपको किसमें देखने को मिलेंगे, तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन जो है निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इनके जो है आपके कल्याणकारी कार्यों करने के लिए सब किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जैसा कि प्रावधान किया गया आर्टिकल 38 के तहत कि राज्य जो है कल्याणकारी योजनाओं को लाएगा। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति किससे हटते हैं, महाभियोग से हटते हैं, आर्टिकल 61, और ये हो जाएगा आपको संसद द्वारा, है ना। दोनों में जब पारित हो जाएगा तो वो जो है रिमूव हो जाता है। और महाभियोग हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य क्या निर्धारित की गई है, तो विधान परिषद की जो है न्यूनतम सदस्य 40 जो है घोषित किया गया है। विधानसभा में जितना सीट होगा ना, है ना, उसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो विधान परिषद में होते हैं, तो मिनिमम 40 तो होने ही चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो सीट है तो 75 है ना। चलिए अगला देखते हैं, और ये अगर प्रावधान देखनी हो तो आर्टिकल क्या है, तो 171 आर्टिकल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव उपयुक्त होते हैं, मतलब 3 ट्रिपल होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उनके मध्य जो है मतभेद होगा, तो कौन मतभेद होने पर कौन मामले निर्णय लेता है, तो वो क्या करेंगे, 3 होते हैं तो जिसपे 2 वोट हो जाता है वो मान्य हो जाता है, तो ये होगा बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। चलिए अगला है, किस समिति ने पंचायती राज में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, है ना, तो ये किया था पंचायती राज में चुनावों की, तो ये किए थे आपका अशोक मेहता हो जाएगा, ये अशोक मेहता समिति ने, ओके, 1977 जनता पार्टी ने इसे जो है एस्टेब्लिश किया था। चलिए अगला है, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है पहला स्टेटमेंट कि महान्यवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त होंगे जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होने के
आहर्त होंगे, है ना। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चुनने के लायक जो होते हैं कि उन्हीं को जो है महान्यायवादी जो है आपका चुना जाता है। ये आर्टिकल 76 में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तो बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन ये जो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी आता है, इसको राष्ट्रपति चुनता भी है, मतलब नियुक्त भी करता है, और इसी के प्रसाद पर्यंत ये रहता है। तो ये नहीं होगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के। तो पूछा है कौन सा सही है, तो सिर्फ एक आपका सही था। चलिए अगला है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, धन विधेयक लोकसभा राष्ट्रपति के पूर्व जब तक सिफारिश नहीं होगी वो नहीं प्रस्तुत करता। वैसे ही राज्य में होगा तो कौन होगा, राज्यपाल हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में प्रथम लोकपाल कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको पिनाकी चंद्र घोष, पहले लोकपाल। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो इनमें देखा जाए तो त्रिपुरा हो जाएगा, जैसे कि असम में है ना। इसके बाद आपको मणिपुर में है ना। एक तो त्रिपुरा हो गया आपका AMT, तो इतने हो गए, यानी कि असम, आपका मणिपुर और त्रिपुरा, है ना। ये 4 हैं, एक और होगा आपका कोई, देख लीजिएगा। चलिए मिजोरम तो है ही, इसमें तो नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भाग 9 में दिया गया है ना। भाग 4 का क्या है, आपका कर्तव्य से रिलेटेड है, और 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और आपका 6 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा वगैरह दी गई है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो अनुच्छेद 162 है, किसका प्रावधान करता है, राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उसके बारे में प्रावधान करता है। तो ये हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में दिया गया है, आर्टिकल 162 में दिया गया है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। जैसा कि आप देखेंगे दिया है कि न्यायिक पुनरीक्षण, है ना, शक्ति का परिसीमन किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो 38 संविधान संशोधन है ना, इसमें किया गया था। तो इसको मैं यहाँ से मिला देती हूँ, ठीक है। इसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो ये 300 ए में डाल दिया गया था। तो कब, तो 42वां संविधान संशोधन, ओके, कब हुआ था, 1978। उसके बाद देखेंगे आपका, जैसे कि दिया है मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो 61 द अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1989 में, इसमें किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका ए। इसके बाद यह उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को और धर्म समाजवादी अखंडता को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा एक ये छूट गया, तो ये 1975 में हुआ था, 38वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यानी कि ए का 4, ए का 3 होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक जो आपका पुनरीक्षण का शक्ति परिसीमन किया गया था 38 संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, ओके, ध्यान रखिएगा ये। अगला है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था, और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी, है ना। अगला है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने किया था, तो आनुवंशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं, मेंडल। चलिए अगला है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो रोजी में मिलने वाला मानव अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन हो जाएगा। लैक्टो जो है दूध में तो पाया जाता है लैक्टोज उससे, और अल्फा क्या होता है, घास होता है, तो गाय में हो जाएगा, रोजी में पाया जाता है। बीटा वाला जो है ऑप्शन आप काट पाएंगे। चलिए अगला है 82 नंबर, वर्षा की बूंद का गोलाकार किस पे निर्भर करता है, तो पृष्ठ तनाव पर। चलिए अगला है, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो कार्क जो होता है उसकी कोशिका की भित्ति में देखेंगे तो जमा हुआ पदार्थ को लिग्निन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर है आपका डी। अगला है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है ना। वहीं पे देखेंगे एंथोसाइनिन दिया है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये सेब के लाल होने का कारण बनता है, ओके। बी कैरोटीन तो ताजे फल जो गहरे रंग के होते हैं उनमें पाया जाता है। चलिए अगला है बेटा, निम्नलिखित पदार्थों में से
कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अगला देखते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसा गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु जो है अनुपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे टेलोसेंट्रिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो लिथियम सबसे हल्की होती है और ऑस्मियम आपकी सबसे भारी होती है। चलिए अगला है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये अणुओं के मध्य जब संयोजक बल लगता है तब ये आपका पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस परिवर्तित करती है? तो ये जस्ट ऊर्ध्वापातन का उल्टा है और ये हो जाएगा संघनन, है ना। वाष्प से सीधे ठोस बनेगा तो संघनन, और ठोस से सीधे वाष्प बनेगा तो ऊर्ध्वापातन। वाष्पीकरण तो होता है द्रव से वाष्प, है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जैसे कि शुक्रवाहिका क्या होता है, ये नर में होता है ना, नर जनन तंत्र होता है। बाकी गर्भाशय, फैलोपियन नालिका, अंडाशय जो है मादा प्रजनन तंत्र होता है। ओके, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग यानी ये मछली, तो ये तारा मछली हो जाएगी। व्हेल के बारे में भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है ना, सबसे बड़ी स्तनधारी है, स्तनधारी। इसमें हो जाएगा मीन वर्ग का है तारा मछली। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से कारण होता है। तो हमने कई बार बताया है कि वस्तु की जब भी बात की जाए दिखने की तो परावर्तन अपवर्तन हो जाएगा, और जब भी आपकी बात की जाए रंग की, है ना, तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की बात की जा रही है सितारों की, तो क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए होता है। तो एक तो भोजन जो है आपका ले जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम, है ना, और एक बचा जो जल ले जाएगा उसको उसको हम कहेंगे जाइलम। अगला है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये CO2 के द्वारा हो जाता है। फैराडे स्थिरांक है, तो माइकल फैराडे ने भी ये रिसर्च करी थी, और वो जो है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, फैराडे स्थिरांक। अगला है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फलों में पाई जाती है और ये है फ्रुक्टोज। सबसे मीठी फलों में पाई जाने वाली फ्रुक्टोज हो जाएगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? किसका? तो ऊष्मा का, तो ये पारा हो जाएगा। वहीं पे विद्युत का देता तो विद्युत का सुचालक होता है ये, है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो जिसमें भी वो दिख जाए, आपको बल दिख जाए, है ना, या क्षेत्र दिख जाए, ये सब क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। जैसे कि इसमें दाब है, दूरी हो गई आपकी, चाल हो गई, आयतन हो गया, ये सभी अदिश राशियां होती हैं। अगला है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के को किसने लिखा था? तो ये हो जाएंगे आपको डार्विन, जिन्होंने विकासवाद भी दिया था, है ना, विकासवाद के लिए जाने जाते हैं। इसी बुक में इन्होंने बताया था विकासवाद की सिद्धांत को। तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? आपके डार्विन हो जाएंगे। अच्छा, लीनियस का भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये वर्गीकी के जनक कहे जाते हैं, वर्गीकी के जनक। मेंडल तो अनुवंशिकता के जनक हो गए, मर्डर पे इन्होंने जो है रिसर्च किया था। लैमार्क क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान जो है ना शब्द, उसको पहली बार यूज करने वाला जो है वो कौन था? तो लैमार्क था, शब्द उपयोग करने वाले। ठीक है, ऐसे तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है ना, लेकिन पहली बार जीव विज्ञान शब्द किसने प्रयोग किया था? तो लैमार्क ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल से, है ना, स्रावित होता है? तो ये इंसुलिन हो जाएगा। ये क्या करता है? रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को आपका संतुलित करता है। ठीक है, चलिए अगला है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। तो ये नीला तोता, नीला तोता क्या होता है? जैसे कि जिप्सम, तो सल्फेट, तो इसको क्या करते हैं? कवकनाशी होता है ये, जैसे पानी वानी साफ करना होता है उसमें भी यूज किया जाता है। इयोशीन क्या है? लाल स्याही हो जाएगा। सिल्वर आयोडेट से क्या करवाते हैं? तो कृत्रिम वर्षा कराते हैं। और जिंक फॉस्फाइड क्या होता है? चूहे को मारने वाला
कृदंतक नासी यानी कि रोडेंटोसाही है ना, इसको कहते हैं जिंक फास्फेट को। फॉस्फाइड है, ध्यान रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड। चलिए अगला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसको मिलान करेंगे तो आएगा 2314 है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है कम होता है, लगभग अनुपस्थित टाइप का, तो ये होता है आपको तिलचट्टा का खून, व्हाइट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो खून जो है लाल रहता है। अगला है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो निम्न में से क्या घटित होगा। तो आवेशित किया जाता है ना, तो वो फैल जाता है, और जब फैल जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, दोनों प्रकार का काम करती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय, जैसे कि HCl भी इससे स्रावित होता है, खाना पचने के लिए आता है, इंसुलिन हो गया आपका, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। तो B6 जो है यादाश्त के लिए जाना जाता है, और इसको धान की चोकर जो होता है, छिलका जो होता है उसमें पाया जाता है, तो ये सही है। विटामिन B2 कॉड युक्त तेल में नहीं पाया जाता, यहीं पे ये गलत दिया हुआ। विटामिन E जो है गेहूं के अंकुर तेल में मिल जाएगा, और विटामिन K जो है अल्फा अल्फा में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर हो गया B, है ना। यकृत तेल में तो देखिए ओमेगा वगैरह पाया जाता है, और ये विटामिन B2 जो है आपका, ये हरी सब्जियों में भी प्राप्त होता है वैसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत के गिद्धों का विलुप्त होने का कारण बन रहा है। तो ये दर्द निवारक जो होता है आपका डिक्लोफिनेक हो जाएगा, है ना। ये गिद्धों के जो है लगभग विलुप्त होने का कारण बनता जा रहा है, और ये बैन भी हो चुका है। चलिए अगला है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है। तो ये हो जाएगा आपको सर्वाधिक, तो बिलोडित हॉज बायो रिएक्टर। ओके, इसका आंसर ये है बिलोडित हॉज बायो रिएक्टर, सर्वाधिक यूज होता है, मतलब वो रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाली परत होती है। तो ये किस चीज की होती है, टेफ्लॉन लगा होता है। अगला है, और नाइक्रोम किस में लगे रहते हैं, तो गर्म जो आयरन होता है उसमें। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा क्यों होगा, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि दिया है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो पूंजी निर्माण करने के लिए निवेश तो पहले लगाना ही पड़ेगा, तो ये भी सही है आपका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगला है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवा को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये टोटल 30 किए जाएंगे, ठीक है, 30। नीचे कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, देश की पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, तो ये तो सही ही है ना। अगला है आपका कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो तीव्र वृद्धि होगा तो दबाव पड़ता है पर्यावरण संतुलन पे, तो ये क्या है, बना नहीं रहता है, बिगड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ए सही था, तो ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो डी आंसर। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन योजना को जो है PM पोषण योजना के में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया था। तो पहले जिसे मिड डे मील जाना जाता था, उसको 2021 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, PM पोषण योजना कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, देख लेते हैं। जैसे कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, तो ये तो सही ही है। आप यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभाव को कारण बनता है, तो ये भी सही है आपका, यानी कि अभाव का कारण बढ़ता है, और जो है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है, तो कारण भी सही है, व्याख्या। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार होना चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन होना चाहिए, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तो ये भी तकनीक विद और नौकरशाही हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। तो हमने बताया ही 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है,
ये निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? तो इसमें पूर्ण निर्धनता एवं सापेक्ष निर्धनता जो है आपका प्रकार हो जाएगा। ये दोनों गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपको 1 और 2। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। अच्छा, अभी जातिगत जनगणना बहुत चर्चे में है, जैसे बिहार ने भी करवाया, और 1931 में जो है लास्ट बार जो है आपका जातिगत जनगणना का जो है डेटा प्रकाशित किया गया था। 1941 का जो है 1941 का वो प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था, ठीक है। तो ये जातिगत जनगणना के बारे में देख लीजिएगा, पहली बार कब आया और लास्ट बार कब आया। अगला है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये हो जाएगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये मनरेगा हो जाएगा, जो नरेगा के नाम से पहले जाना जाता था, है ना। इसको जो है आपको 2009 में मनरेगा कर दिया गया। और बिहार में देखेंगे तो 245 जो है 245 रुपए इसका जो है निर्धारित किया गया है। मिनिमम इसमें 100 डेज का जो है इसमें वेजेस दिया जाता है कि आपका 100 दिन तो वर्क मिलेगा ही मिलेगा। 1/3 जो है महिलाएं इसमें आरक्षित रहती हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इस बार जो है बजट में इसको कितना जो है अमाउंट आवंटित किया गया है? तो वो किया गया है 86,000 करोड़, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए इतना काफ़ी है इसके बारे में ना। अगला देखते हैं। अच्छा, आया कब था मनरेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये 2005 में आया था और 2006 से लागू हो गया था। आगे है कि नायक समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योग से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन संबंध नहीं है? तो देखिए इसका जो है पहला आंसर हो जाएगा, बाकी ये सही दिए गए हैं, मतलब कि जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो पहला जो है सही नहीं दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसमें क्या होगा, जननी सुरक्षा से समझ आ रहा है कि मातृ मृत्यु दर को नवजात मृत्यु दर को कमी में लाना है ना, कम करना। 2005 से आया था ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो ये कौन करता है? आपका हो जाएगा नीति आयोग, है ना। योजना आयोग पहले करता था, अब ये नीति आयोग करता है गरीबी रेखा का निर्धारण। अगला है कि किसी परीक्षा में, अच्छा यहाँ से मैथ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसका आंसर बताती जा रही। इसका डी है, क्वेश्चन आप मतलब कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर बता दे रही मैथ्स के। जैसे कि ये है 127 आपका, इसका 5 किलोमीटर, इसका हो जाएगा आपको सी, इसका होगा आपको 94, 130। अभी भी मैथ्स है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 84, इसका हो जाएगा आपको 20, इसका हो जाएगा 72 यानी 72, इसका आप कीजिएगा तो आएगा आपको 10%, इसका कीजिएगा तो -32, इसका 80 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ गया तो ये देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कौन है? पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसमें देखिए बिहार में एक राष्ट्रीय आपका उद्यान है और 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये कई बार क्वेश्चन मिल ही चुका, पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी 1932। अगला है कि बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? तो मां मुंडेश्वरी जो है आपका कैमूर में स्थित है ना, यहाँ से म कॉमन है। चलिए अगला है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतक मियाँ हो जाएंगे, इरविन ने बुलाया था और राजेंद्र प्रसाद की कान में इन्होंने कहा था, तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसके गवाह है। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 3 फरवरी 1916 को की गई थी, है ना। और 1917 में क्या हुआ था? तो आपका पटना कॉलेज तो 1863 में हुआ था, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं होगा। चलिए अगला है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये किया था आपका बख्तियार खिलजी ने 1193। पहला, अब अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी? तो ये कौन थे? स्वामी विद्यानंद। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। तो ये किस जिला से थे? तो ये थे मुंगेर से, रामविलास सिंह। अगला है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो ये हो जाएंगे शिव कुमार और रामानंद। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना ये किए थे बिहार में श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और ऐसे पूछा जाए स्वराज दल की स्थापना बिहार में नहीं तो वो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू और आपके CR दास। ओके, इसको स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, स्वराज पार्टी 1923। चलिए अगला देखते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यहीं पे दिया हुआ है, छोटा नागपुर से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, मुंगेर का बहरिया ताल जो विरोध था वो किस, उसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी। अगला है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से पृथक हुआ था आपका 1912। इसके बाद है आपका कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ये सचिव थे, है ना। और आपके अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो नरेंद्र देव बने थे, आचार्य नरेंद्र देव। और ये 1934 पटना की बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से मॉडल सेट नंबर आपका 16 स्टार्ट होता है, तो इसको देखते चलते हैं। जैसा कि दिया है कि सन 1500 आपका 1565 में कौन सा प्रसिद्ध जो है आपका युद्ध हुआ था? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था जिससे विजयनगर साम्राज्य का जो है आपका पतन देखने को मिला था, तो वो कौन सा हो जाएगा आपको इसमें? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? तो 1565 में, ये भी ध्यान रखना है। और किसके किसके बीच? तो दक्कन के राजाओं के बीच हुआ था, दक्कन सल्तनत जो थी उसके बीच, और आपका एक हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर की हार हो गई थी। चलिए अगला है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह 1611 में जेम्स वन का दूत बन के आया था। तो 1611 में जो है ना, ये जेम्स वन का दूत तो बन के आया था, लेकिन ये 1611 में नहीं आया था, ये आया था 1608 में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये बहुत अच्छा भाषा बोलता था तुर्की फारसी, इसीलिए जो है जहांगीर के शासनकाल में यह आया था। तो जहांगीर ने इसको खुश होकर कहा था इंग्लिश खां आपका और फिरंगी खां। तो दूसरा बस सही है इसमें। कब आया था? 1608 में। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जैसे कि देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ नाथ की कार्यकाल क्या रहती है? 1713 से 1720 तक, है ना। बाजीराव प्रथम का तो 1700 ये हो जाएंगे 1720 से 1740। नारायण राव हो जाएंगे आपको 1761 से 1772, और ये हो जाएंगे 1772 से 1773, है ना। तो ये लाइन से ही दिया हुआ है, तो ये कालक्रमानुसार जो है सही है। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, वैदिक काल प्रशासन में भागदूह क्या होता था? तो भागदूह जो है वो अधिकारी हुआ करता था राजस्व को जमा करने वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो वो रानी झांसी रेजिमेंट उसका नाम रखा गया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित मतलब संग्रह किया हुआ 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो ये अजीउद्दीन खान हो जाएगा। किसके समय? फिरोज शाह तुगलक उसके समय। अगला है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पहले यूनानी आएंगे, फिर शक और फिर कुषाण। ईवी रामास्वामी नायंकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था क्या? तो लिया था। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, तो ये भी आपका सही है ना। एक चीज और याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जाता है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने किया था? तो ये ईवी रामास्वामी ही हो जाएंगे।
आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला है, अब ये लिस्ट दी गई है और लिस्ट 2 है, मिलान करना है। जैसे कि मिरात सिकंदरी, ये किससे संबंधित है? तो मिरात सिकंदरी जो है आपका, ये संबंधित है आपका गुजरात के विजय से, तो इसको इधर से मिलान कर देते हैं। उसके बाद बुरहान ए मासीर, तो ये 2 का 2 ही लगा हुआ है, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। ओके, रियाज उल सलातीन जो थे वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको इसका बंगाल के इतिहास से। ठीक है, और रियाज उल इंसा जो है ये हो जाएगा महमूद गमा के पत्रों का संग्रह। तो इसका मैं आंसर ये देख लीजिएगा, मैंने मिलान कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे ए का क्या हो जाएगा 4, और ये 2 का 2 ही लगा हुआ है, और रियाज उल तो आपका ये हो गया था क्या, महमूद, ये बंगाल का इतिहास था ना, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा आपका, बचा कौन 3। चलिए अगला देखते हैं, मैंने वही मिलान कर दिया, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की गठन किसने की थी? तो ये इंद्र नारायण द्विवेदी हो जाएंगे। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की जो है शिक्षा ली थी? तो हिंदू संगीत का शिक्षा लिया था अकबर ने किससे? तो लाला कलावंत से। अगला है कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया हो जाएंगे, और दी मैन हु हटा दिया जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए अगला है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बी डी सावरकर 1904। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों का शासक था वो। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया था? तो 1576 में। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के तहत बिठाई गई थी? तो 1853, डलहौजी, मुंबई टू ठाणे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि 4 दिशा हो गया, तो पूर्वी पूछा है ना, तो पूर्वी हो जाएगा आलमगीर, है ना। यहाँ पे आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में। इसके बाद देखिए मांडा दिया हुआ है, तो मांडा जो है उत्तरी इसका जो है सीमा है मांडा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे बलूचिस्तान में जो है सुत कांडे, सुत कांगेडोर है ना, ये है, ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी सीमा हो जाएगा। और दक्षिणी सीमा पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपको दैमाबाद महाराष्ट्र में, है ना, दैमाबाद महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। अगला है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये कहाँ से थे? रांची सिंहभूम, 1899 से 1900। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है प्रस्ताव पारित हुआ, और 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये काश्मीर कुंडलवन, और आपका इसी समय हीनयान महायान में ये बदल गए थे 2 बौद्ध सभा जो है वो जब हुई थी। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? तो ये अनुशीलन समिति हो जाएगा, जिसमें 13 लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया था, है ना। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी जस्ट हमने देखा था, वान भट्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का जो है शासन हुआ था? तो ये हुआ था आपको हसीन मासू का, मौर्य वंश का हुआ था। और इन्होंने जो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, उन्होंने घनानंद जो अंतिम था उसका युद्ध किया था। ठीक है, घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये न्याय जो है गौतम से संबंधित है, सही है। चलिए अगला है, कणाद जो है वैष्णिक हो जाएंगे, है ना, योग का पतंजलि हो जाएगा। चलिए अगला है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो थी वो कब सम्मिलित की गई थी? तो एनफील्ड राइफल जो थी चर्बी से मतलब उसको चर्बी लगा होता था, तोड़ के उसको करना पड़ता था। तो दिसंबर 1856 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल एनफील्ड को दिसंबर 1856 में ऐड किया गया था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने मिशन क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवल दोनों में बर्ताई की थी? तो यही हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद, 1940-1942 यही थे। चलिए अगला है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में
किस पर विजय था? तो आधुनिक युग में ओडिशा में है, ओडिशा कलिंग, है ना? उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ और इसी के बाद वो बौद्ध धर्म की तरफ जो है मूव हो गए थे। अगला है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी है? तो हमने ये पिछले सेट में भी देखा था, सुभाष चंद्र बोस की है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन किसमें जो है महात्मा गांधी गए थे? तो एक ही भाग ही लिया था इन्होंने, द्वितीय में, जो कि आपका कांग्रेस की तरफ से गए थे महात्मा गांधी। अगला है कि राजा जनता के लिए बने, अच्छा ये स्टेटमेंट है कि राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से ये वक्तव्य जो है किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है, दादा भाई नौरोजी। इनको राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, राजनीति का पितामह भी कहा जाता है इनको। किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। बाकी तो ओल्ड मैन वगैरह इनको कहा ही जाता है। चलिए अगला है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हठ योग जो था नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो ये सही है। इसके बाद है आपका कि हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने अपनाया था, तो ये भी सही है आपका, है ना? मतेंद्र नाथ वगैरह थे, तो ये दोनों सही दिए गए हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की है? तो एकता व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश, है ना? तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, इसमें नहीं पूछा है, तो ये तो सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, तो याद रखिएगा कि सियासतनामा जो है ना एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, और स्टार्ट इल्तुतमिश के तहत किया गया था। अभी तक तो सही मिला। एकता जो है एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में की जाती थी क्या? तो यही गलत है, सीधा नहीं किया जाता था, सैन्य वगैरह पर खर्च किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। मुक्ति को एकता में एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, वहाँ पे नहीं की गई है आपको जनजातीय समुदाय का, मतलब वहाँ है ही नहीं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहला हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। वलन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वलन क्रिया जो होता है जानते ही हैं, जैसे हिमालय जो है आपका, तो ये पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का है? तो हमने कहा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसमें देखेंगे जैसे कि मूंगफली हो जाएगा, बाकी तो सबको पानी चाहिए ही, मूंगफली जो है हो जाएगा ये आपका, शुष्क में भी उसको उपजाया जा सकता है। किलिमंजारो क्या है? तो एक वो चोटी है, तो ये श्रृंग हो जाएगा। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करें और इनका जो है बड़े से सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक जाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है जानते हैं हम लोग? आपका सहारा मरुस्थल है, यानी कि सबसे लास्ट में जो है आपका सहारा मरुस्थल होगा, तो तीनों में दिया गया है। तो जैसे कि इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? तो गिब्सन है, यानी कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबसे पहले 1 और लास्ट में 3, तो ये भी दिया गया है। इसके बाद देखिए गोबी मरुस्थल हो जाएगा, तो इसका आंसर अब मिल जाएगा आपको बी, 1 4 2 3। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, सबसे छोटा ग्रैंड सैंडी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो ये लाहौली क्षेत्र में बहती हैं। चंबल नदी पर राणा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान पे हो जाएगा। चंबल नदी पे एक और है जवाहर सागर, और मध्य प्रदेश पे चंबल नदी पे कौन सी है? तो गांधी सागर। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसमें देखें तो कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, कर्नाटक। ओके, ध्यान रखिएगा कि जोग प्रपात भी है, ये किस पे है? तो शरावती नदी पे है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। एक और आता है कि सबसे ऊंची जो है भारत की ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो कहीं कहीं जैसे देखेंगे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उसको भी अगर वो मिल जाए मेघालय वाला, तो उसी को लगाइएगा, है ना? जैसे उसका नाम क्या है? नोहा, नोह करके जो है, नोहकली कुछ करके नाम है, वो है मेघालय में जो है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अजोग प्रताप को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, शरावती नदी पे है वो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह मिट्टी उच्च ताप
मान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित की जाती है, तो निच्छालन का परिणाम स्वरूप जो है लेटराइट मिट्टी बनती है। तो ये सही है और ये बहुत सख्त होती है, इसीलिए ईंट में प्रयोग किया जाता है इसका। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी नहीं प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। लेटराइट मिट्टी जो है तटीय क्षेत्रों में जैसे देखेंगे केरल के, मेघालय में सबसे ज़्यादा पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलती है, तो मेघालय में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद निछालन का होगा। अच्छा, ये कितने परसेंट है भारत में, तो 4.3% है। चलिए अगला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक सही था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो ये एवर्डीन को कहा जाता है। ओके। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1996 में की गई थी। रानी झांसी समुद्री पार्क। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी रहती है, तो 23.5 डिग्री झुकी रहती है। दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो रॉटरडैम नीदरलैंड सही है। इगारका चीन में नहीं, रूस में है, तो यही आंसर हो जाएगा। मोंटेविडियो तो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया। राजधानी है क्या, ये राजधानी दी गई है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो ये भारत में अगर देखा जाए तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों का द्वारा निर्मित होती है, तो नदी जो जलोढ़ मिट्टी है वो लाई जाती है। काली मिट्टी इग्नियस चट्टान से होती है और लेटराइट मिट्टी निछालन से बनती है। अपनति और अवनति किससे संबंधित है, तो ये मूड से संबंधित है। अगला है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इनमें देखा जाए तो झारखंड हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो केरल। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है, तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा को कहते हैं और साबरमती को गुजरात की आशा कहते हैं। स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो ये सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी वजह से वो शुष्क पाया जाता है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो इनमें अगर देखा जाए तो बोर्नियो हो जाएगा। और ऐसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपको ये डेनमार्क का किस पे है, डेनमार्क का कब्जा है ना उस पर, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हो जाएगा सबसे बड़ा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा न्यू गिनी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे न्यू गिनी है, तीसरे नंबर पे बोर्नियो, चौथे नंबर पे मेडागास्कर और फिर सुमात्रा। चलिए अगला देखते हैं। एक सेकंड, ये कितना था, 55 इधर है। मिलान करना है, नहीं। कणीय तत्व क्या होते हैं, तो ये वायु प्रदूषक होते हैं, ध्यान रखिएगा। कणीय तत्व वायु प्रदूषक होते हैं। अगला है कि लिस्ट स्थान दिए गए हैं और मिलान करनी है। जैसा कि देखेंगे बेंगलुरु, तो ये काहे के लिए जाना जाता है, तो वायुवान। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और ये जाना जाता है आपको एल्यूमिनियम के लिए, है ना। जमशेदपुर तो लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, झारखंड। और मलाजखंड तांबा नगरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो ये जमशेदपुर 1907 जमशेदपुर टाटा के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो बलुई मिट्टी से मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, तो कम्युनिस्ट पार्टी जब होगा तो वो नहीं किए जा सकते हैं, है ना। साम्यवादी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो 1952 और पहली बैठक 13 मई 1952। सरकारी आयोग किससे संबंधित था, तो 1983 में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था और ये 88 में जो है इसने अपना 1988 में प्रतिवेदन दिया था। तो ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, सहकारिता आयोग। अगला है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देगा, तो ये 100 में होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
40 जो है राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायत को संगठन करने के संबंध में, है ना। अगला है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? तो ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो हमने ये अभी जस्ट देखा ही था कि एक मतलब 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक है आपका। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो न्यूनतम संख्या 40 की गई है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही दिए गए हैं। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। तो होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि जो है मान्य नहीं होंगे। क्या? मान्य होते हैं। मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति के पद पे अगर उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और वो कोई भी बिल पास करता है या कोई भी कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो हट जाएगा तो वो मतलब रिमूव हो जाएगा। नहीं, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे राष्ट्रपति ने करता है ना तो कंटिन्यू रहता है, वैसे ही रहेगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। इसमें पूछा क्या गया है कौन सा सही है? तो केवल एक सही था। अगला है कि वर्ष 2000 में मेकांग गंगा जो सहयोग है कहाँ शुरू की गई थी? तो ये लाओस में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ संवैधानिक उपचार भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल 32 है ना संवैधानिक उपचार ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा अगर पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर की नज़र में कौन सा जो है संविधान की आत्मा है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो वो अपने पद से हटाया जा सकता है। तो वो जो है आपका कैग है ना, तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, इसलिए ये किससे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति की स्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा तो हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कौन थे? वो जी मावलकर। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद हैं अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? मतलब कि केंद्र भी इसमें जो है इंटरप्ट कर देता है, तो ये 245 एवं 246 आर्टिकल्स हो जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण होता है, तो 263 आर्टिकल के तहत होता है, यानी कि ये संविधान में दिया गया है, तो ये संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। चलिए अगला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्यागपत्र किसको लिख कर देता है? तो ये राष्ट्रपति को देगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 330 में दिया गया है। उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो 19 जो है आर्टिकल आपका सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता जो है सभी को दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार सिर्फ भारतीयों को पता है मतलब मिलेगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 बस जो है भारतीयों को दिए गए हैं और विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, आपका 14 हो गया, 14 तो दिया जाता है, 15 हो गया, 16 हो गया, ये सब जो है आपके नहीं दिए जाते विदेशियों को। चलिए अगला है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी, तो ये द्विस्तरीय की थी 1977 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं आपके दादा भाई नौरोजी, पर वो कब लिखे थे? तो 1901 में लिखा था उन्होंने। ठीक है, और ये सदस्य कब रहे हैं आपके उसके कांग्रेस के? तो ये 1896 में एक बार, और एक बार 1893 में, और एक बार 1906 में। चलिए अगला है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, चलिए अगला है
कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो इसमें जैसे अभी जस्ट हमने देखा था जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष है, सिल्वर आयोडेट तो कृत्रिम वर्षा के लिए जाना जाता है ना। चलिए अगला है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है क्रमशः दी गई है 18 और 20, है ना। तो क्या होता है द्रव्यमान निकालने के लिए जो है मैंने कई बार बोला है कि D बराबर Pn याद रखेंगे, है ना। तो D बराबर द्रव्यमान हो जाएगा, वैसे ऐसे सूचित नहीं किया जाता है लेकिन D बराबर Pn DPn ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 38। गंधक सुगमता से घुल जाती है, तो गंधक जो है सुगमता से अगर घोला जाए तो किस में घुल जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाएगी। अगला है कि किस में अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये उभयधर्मी में पाए जाते हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो जैविक डेटा केंद्र जो है आपका स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। ये तो पीछे की बात है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें क्या होता है, तो ऐसा होता है कि इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उस कोशिका जो होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है ना। इसका आंसर है आपका डी। बढ़ोतरी किसकी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बन हाइड्रोजन ये होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम और एक और पूछा जाता है सिल्वर, है ना, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोनों अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है ना। तो जैसा कि दिया है रबर, तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ये सही है। और फ्लोरीन क्या है, कार्बन का अपरूप है, ये भी सही है। ऊन क्या है, एक प्रोटीन है, लेकिन रेयॉन जो है आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, ये क्या होता है, संश्लेषित होता है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सेलुलोज के तंतु से बनाया जाता है ये, मतलब रेयॉन। अगला है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता हो जाए अगर तो उसके कारण उनको कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मैरास्मस हो जाएगा, ठीक है। बेरी बेरी B1 की कमी से, रिकेट्स डी विटामिन डी की कमी से, और पिलागरा जो है किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। चलिए अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आ ही गया ये आइसोप्रीन का बहुलक है, नहीं ये वहाँ पे रेयॉन पूछा गया था। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में। विद्युत मोटर में क्या किया जाता है, तो ये जस्ट डायनेमो का उल्टा हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और अगर डायनेमो रहेगा तो क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्त्राव के लिए भूमिका निभाता है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो गायों को लोग देते थे, जिसपे बैन भी किया गया था। डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया था, तो देखिए ये हो जाएगा आपका इसका आंसर आर्थर कॉर्नबर्ग, है ना। डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया था, तो आर्थर कॉर्नबर्ग हो जाएंगे, ओके। अगला है कि भ्रूण किस में मिलता है, तो ये बीज में मिलता है। त्रिआबंध में होता है, तो त्रिआबंध में क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको एसिटिलीन, ओके। चलिए अगला देखते हैं, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से होता है। किस यौगिक का अणु संहिता 40 होता है, तो ये NaOH हो जाएगा। अगला है, मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, तो ऐसे ही पूछा, जोड़ा नहीं लगाया तो 46 हो जाएगा, अगर जोड़ा लगा देता तो कितना हो जाता, 23। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो ये ओजोन पैदा करती है, ओके। जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सबकी संख्या क्या है, 2 2 है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या भी बताया मैंने, D बराबर P प्लस N कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। पॉस्चराइजेशन दूध के से संबंधित है, इसमें ये किया जाता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और अचानक एक निश्चित ताप से जो है ठंडा कर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको पॉस्चराइजेशन। अगला है, तना काट आमतौर पर किसके लिए जाना जाता है, तो तना काट जैसे गन्ना को जो है काट काट के लगाया जाता है पौधे के रूप में। चलिए अगला है, आकाश नीला क्यों लगता है, तो ये हो जाएगा कि लघु तरंग दृग्ध
इसमें आपका जो आकाश नीला और सूर्य जो है पीला दिखता है, दोनों एक ही कारण हो जाएंगे, तो इसमें सूर्य के प्रकाश नीला रंग नहीं है ना। इसके बाद है आपका यही हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। अच्छा चलिए यहाँ पे इससे भी पहचान सकते थे अगर चाहते तो, कि मैंने बताया था ना भी रंग का जब भी बात किया जाए तो प्रकीर्णन की बात होगी, ठीक है। तो बी आंसर सही है। चलिए अगला है, हड्डियों की पढ़ाई किस शाखा में की जाती है, तो ऑस्टियोलॉजी। प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के घटक के रूप में जानी जाती है, तो कोबाल्ट। जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि अब उसको खाना जो है रोक देना चाहिए, मतलब वो खा चुके तो वो नहीं समझ पाता, तो उसको बुलिमिया कहते हैं, उसको बुलिमिया की बीमारी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नील हरित शैवाल धान के लिए यूज किया जाता है नाइट्रोजनीकरण में। राइबोजोबियम लेग्यूमिनस, तो ये भी सही है मटर में। एजोटाबैक्टर गेहूं में। ओजोला मक्का के लिए नहीं, धान के लिए होता है। जैसे एनाबिना, एस्टॉक, ये सभी क्या है, अजोला, नील हरित, ये सभी धान में यूज किए जाते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो गया डी। अगला है कि लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, मिलान करना है। तो जैसा कि देखेंगे कि दिया है उपयुक्त जनसंख्या, तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको एडविन केनन। इसको कैसे मिलान करें, इसका यहाँ पे लिखती चलती हूँ, ए का हो जाएगा आपको 3। ओके, उसके बाद यह है सामाजिक अप समायोजन सिद्धांत। तो सामाजिक अपयोजन सिद्धांत जो है ये दिया था हेनरी जॉर्ज ने, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमसन, है ना। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस के दिया गया था। तो ये इसका मैं छोटा कर देती हूँ और आंसर लगा देती हूँ, देख लीजिएगा, इसका डी आंसर है। ये जरूर याद रखिएगा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ये किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ILO, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है, तो 1921 जब अकाल पड़ा था पूरा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बिमल जलान हो जाएंगे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिमल जलान। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, आपका राउरकेला उड़ीसा में, ये सब कारखानों की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय, जब 1956 से 61 तक चली थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में GHI में इस बार भारत कितने नंबर पे है, तो 105 नंबर पे है, ध्यान रखिएगा लिस्ट में। किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा रूप में स्वीकार किया है, तो ये लिथुआनिया हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, तो अघल समिति। अब तक मेरे ख्याल से जितने भी सेट करवाए गए हैं, तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं देखिएगा कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, NSSO करता है, यानी कि केंद्रीय नेशनल, ये हो जाएगा आपका सांख्यिकी संगठन द्वारा। ओके, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी, तो ये जवाहर रोजगार योजना जो है कब से स्टार्ट की गई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, PM गति योजना। तो जैसा कि दिया है कि PM गति शक्ति योजना जो है शुभारंभ 2021 में हुआ था क्या, नहीं 2021 में हुआ था, 2022 में नहीं हुआ था, ये गलत दिया हुआ। राष्ट्रीय और संरचना पाइपलाइन में 7 इंजन, जैसे कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना से संबंधित परियोजना के शक्ति, मतलब PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। 7 इंजन यही है, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार, जल मार्ग, लॉजिस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक आपका सही था, क्योंकि 2022 में नहीं,
सॉरी 2000, सिर्फ आपका केवल 2 सही था, क्योंकि ये 2022 में नहीं 2021 में आया था, पीएम गति शक्ति योजना। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी कब आया था भारत में, तो ये 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। हरा सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये विश्व बैंक ने विकसित किया था हरा सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करना है तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है आपको कि इन क्वालिटी री एग्जामिन, तो ये हो जाएंगे आपको अमर्त्य सेन, है ना। इन क्वालिटी री एग्जामिन्ड, तो अमर्त्य सेन। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, ये हो जाएंगे आपको जोसेफ स्टिलिग्लिट्ज, है ना, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। बच्चे कौन, इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि एंथनी बी एटकिंसन। और द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये हो जाएंगे थॉमस पिकेकटी, है ना। इसको मैं छोटा कर देती हूँ और मिलान कर देती हूँ, बता देती हूँ, तो ये देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी कि 3.142। चलिए अगला है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कब लाया गया था अधिनियम, तो 2008 में लाया गया था असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में लाया गया था। चलिए अगला है, यहाँ से अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होंगे, तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बिहार का जो जीके होगा उसको देखेंगे। तो जैसे कि इसका आंसर आप सॉल्व कीजिएगा तो 180 आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 आएगा। चलिए अगला है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, mn आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 10, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 11 दिन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 155 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 143642, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 3 and 2, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा 134 को तो आएगा आपको 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 194481, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अब यहाँ से जीके स्टार्ट होता है। तो बिहार के चिरांद नाम का जो पूरा स्थल है आपका, वो किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है प्राचीन, तब तो ये नौ पाषाण कालीन संस्कृति से, और एक और वैशाली में चेचर है, वो भी है चेचर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा को उपयोग किया था, तो चंपारण ही हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे। हुंकार, लोक संग्रह, इनकी पत्रिका भी है। एक सन्यासी जो फीजी एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाया करता था। यह किसान नेता का जिक्र हो रहा है, ये कौन है, तो बाबा रामचंद्र हैं ये। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो सुशील मोदी 2006। चलिए अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विद्रोह किया था, तो ये चौकीदार कर का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में है। अगर अच्छा विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बस पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा पूर्वी चंपारण केसरिया स्तूप है ना, केसरिया स्तूप। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, तो पाली अनुसंधान के लिए। ऑल इंडिया हरिजन जो संघ था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर में कौन सा है, तो पूर्वी मध्य आपका बिहार में हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाएगी, तो गंडक परियोजना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये पटना से थी, है ना, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी ये शायद, है ना। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था, तो ये 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब की बात है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा
की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये हो जाएंगे आपको राजकुमार शुक्ल, जो कि कई बार मिल चुका है ये क्वेश्चन, 1916 लखनऊ अधिवेशन। हो गया। चलिए यहाँ पे आपका सेट नंबर 16 जो है 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो 15 एंड 16 हमने इसमें देखा, ठीक है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।